हाँ जी बेटा, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कूलम्स लॉ के बारे में काफ़ी काम किया। एक छोटा सा टॉपिक उसके बारे में रहता था। प्रैक्टिकली ये कूलम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें है सबसे पहले एक छोटा सा आर्टिकल है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो बड़ा ध्यान से देखना, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो है ना, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि कूलम्स लॉ हम जानते हैं, दो चार्जेस आर डिस्टेंस पर रखे हो तो वो एक दूसरे को एफ फोर्स से अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। मान लीजिए दोनों पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब मैं दोनों नहीं बना रहा डायग्राम, ये ऐसे है, ठीक है। अब इसमें जो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फार्मूला है वो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 F प्रोपोर्शनल टू 1/r², और जो फार्मूला बनता है SI सिस्टम वो हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बेटा ध्यान से देखना, इसमें ना आज एक चीज आपको मैं बताता हूँ कि फोर्स को जब हम मेंशन करते हैं ना वेक्टर फॉर्म में, उसमें एक जनरल प्रॉब्लम में देखिए कि कई लोग फोर्स के साथ जो 1 2 और 2 1 लगाते हैं ना, फोर्स फ्रॉम 1 to 2, फोर्स फ्रॉम 2 to 1, उसमें एक ट्रबल है। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं जो ऑलरेडी नेट पर है, उनमें एटलीस्ट 50% ऐसे ऑथर हैं जिनके सब्सक्राइबर भी 9-9 हज़ार हैं, फिर भी उस चीज़ को गलत कर रहे हैं। वो देखिए कैसे है, ध्यान से देखना। ये फोर्स का फार्मूला आ गया, राइट, और यहाँ आप इसको हम वेक्टर फॉर्म में लेंगे। अगर हम यहाँ वेक्टर डालते हैं that is 1/4πε0 Q1 Q2/r² into यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर r पर डिपेंडेंट है क्योंकि हमारे पास जो स्टेट लाइन डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है या कोई स्टेट जो वेक्टर ऑलरेडी फोर्स से पहले अवेलेबल है वो है ये सेपरेशन। अब ये जो फोर्स है ये r के पैरेलल है। देखिए अगर ये दोनों रिपेल करते हैं ये फोर्स आउटवर्ड है, ठीक है जी। अगर ये अट्रैक्ट करते ये पॉजिटिव या नेगेटिव होता तो ये इनवर्ड होती है, तो आर के पैरेलल। अब इसको, ये तो एक बेसिक फार्मूला हो गया ना, अब इसको हम लिखते कैसे हैं यही देखने वाली बात है। ये जो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 है ना, उसको हम लिखते हैं F12, दैट इज F12 एंड दिस इज F21। इसको जब हम बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, राइट। अच्छा अब मैं लिखने लगा, देखना ध्यान से, दिस इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज, दैट इज F12 1/4πε0 Q1 Q2/r², और यहां जो यूनिट वेक्टर आएगा ना वो 1 2 नहीं होगा, 2 1 होगा। बस यही एक कंफ्यूजन है कि अगर यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 मैं एंड में बताता हूँ। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हमने एक सिचुएशन ली जिसमें दो चार्जेस आर सेपरेशन पर हैं, उनमें कूलम्स लॉ की इक्वेशन लिख ली, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा, यूनिट वेक्टर कह दिया, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गई, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर हो गया, ठीक है जी। सो इसको जब हम प्रॉपर नोटेशन में लिखते हैं, अगर फोर्स 1 पर होगी 2 की वजह से तो यहां लिखेंगे F12 1/4πε0 Q1 Q2/r² into R21। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। यहां लिखेंगे सिमिलरली फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये होगा F21 1/4πε0 Q1 Q2/r², और यहां बेटा आ जाएगा 1 2 1 की जगह R12। अब यही मेन जो कंफ्यूजन है वो यही है ना। बहुत से बच्चों को ये +1 में भी आता है ग्रेविटी में, जब हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इन वेक्टर फॉर्म करते हैं, यहाँ 1 2 और यहाँ 2 1 आ गया,
यहाँ 2 1 है और वहाँ यहाँ 1 2 आएगा। ये बच्चे अक्सर पूछते हैं ये क्यों है, और इसकी एक्सप्लेनेशन प्रॉब्लम भी आती है, बड़े ध्यान से देखना। अब एक हमने एक नोटेशन पढ़ी हुई है कि जो एक ए बी वेक्टर है उसको हम माइनस बी ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। ए बी वेक्टर को उल्टा कर दो और नेगेटिव साइन डाल दो तो एक ही बात है, पॉजिटिव हो गया। इसी तरह ये जो है R12 इसको हम लिखेंगे -R21, -R21। पहले मैं आर्टिकल कंप्लीट करता हूं, फिर आपको इसका रीजन बताऊंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। R12 ये तो ऐसे लिख लिया ना हमने, ये एग्जांपल दे दी ना, ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर, इस तरह इसी तरह R12 इक्वल टू -R21, इसको यहां पुट कर दो, ये बन जाएगा F21 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर माइनस R21। ये नेगेटिव साइन बाहर आ गया, ये बन जाएगा -1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर इंटू R21। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब इसको फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिखा गया तो 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर इंटू R21 आ गया। इधर 2 1 है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 2 का मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। लेकिन यहाँ हम उल्टा लिखते हैं, ये मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं आर्टिकल लिखकर फिर आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। दूसरा, यहाँ जब F21 लिखते हैं तो यहाँ 1 2 लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वैसे ही रिवर्स। अब ए बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर के बराबर है, इसी तरह 1 2 को -2 1 लिखा जा सकता है, राइट। अब इसको यहां पुट करें तो ये बन गया, नेगेटिव साइन यहां आ गया, ये देखिए, ठीक है, ये नेगेटिव साइन बाहर आ गया, ये बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 की राइट हैंड साइड सेम है, सिर्फ नेगेटिव साइन को छोड़कर ये और ये सेम हो गया, ठीक है जी। सो इसको अगर वहां पुट करें, फ्रॉम 1 in 3, एक को 3 में पुट कीजिए, F21 इज इक्वल टू -F12। अब देखिए बोर्ड का काम आपका चल गया है ना, इसमें 3 रिजल्ट आपके पास आ जाते हैं, जो इसके साथ हम 3 चीजें लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात ये है कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करता है। आपको अगर ये बोर्ड में आ जाए ना, 3 नंबर का आर्टिकल आएगा बेटा, और इसमें ये यहां तक रिजल्ट निकालना, शुरू में समरी लिखना, let two charges Q1 Q2 placed at separation R, ठीक है। now the force between them is that much using Coulomb's law। उसके बाद ये स्टेप लिखना is writing it in vector form, वो मैंने लिखा नहीं, आप बड़े हो गए, थोड़ा अपने आप लिख लेना, है ना। बोल रहा हूँ लैंग्वेज को बाद में राइटिंग में चेंज करना, फिर ये लिखकर उसके बाद ये लिखोगे इन वेक्टर फॉर्म, राइट। अब उसमें लिखेंगे फोर्स, और इस वेक्टर फॉर्म से अब हम ये शेप बनाएंगे, ये इससे बनाई है हमने। अब इसमें लिखेंगे फोर्स ऑन Q1, ये मैंने लिख दिया जहां से ये इंपॉर्टेंट शुरू हो गया, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज, फिर फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज, राइट। फिर उसमें ए बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर लेते हुए R12 को -R21 लिख देंगे, ये आ जाएगा, नेगेटिव साइन बाहर, ये आ गया, इसमें राइट हैंड साइड मैच हो गई, ठीक है जी। उसको हम वहां पुट कर देंगे F12 इक्वल टू -F21। अब इसमें रिजल्ट क्या निकला, जिसको हम सिग्निफिकेंस बोलते हैं। याद रखना बेटा, बोर्ड में बहुत से सालों से एक रूल है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के 30% मार्क्स होते हैं और 70% जो होते हैं वो सिग्निफिकेंस के होते हैं, वो बच्चे लिखते ही नहीं है। यही एक कारण है कि अक्सर मार्क्स आने में प्रॉब्लम होती है। अटेम्प्ट 50 मार्क्स की और नंबर आ रहा है 35, उसका कारण ये होता है सिग्निफिकेंस नहीं लिखना। अब आप बोलेंगे सिग्निफिकेंस क्या है, ये है कि ये रिजल्ट क्या क्या इंटरप्रेट करता है। अब 3 चीजें ध्यान से देखना। नंबर 1, पहली बात, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करता है, याद आया, F12 इज इक्वल टू -F21, ये न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो कर रहा है, पहली बात। यानी कि फोर्स जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2 इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q1, बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दूसरी बात यह है कि अगर, एंड सेकंड क्या है, इफ अट्रैक्शन या इफ रिपल्शन
is changed to attraction without disturbing magnitude, without disturbing magnitude। अगर मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना, अगर मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना डायरेक्शन चेंज करनी हो, यानी कि अट्रैक्शन की जगह रिपल्शन, मेरे कहने का मतलब है चार्जेस ये Q1 Q2 ऐसे ही रहे, Q1 Q2 ऐसे ही रहे, इसमें ये अगर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर दिया, जब मैग्नीट्यूड यही रहे, सेपरेशन भी यही रहे, तो वो कहना ये चाहता है कि जितनी रिपल्शन होगी उतनी ही अट्रैक्शन होगी। जैसे एक एग्जांपल थी कि एक एक कूलम के दो चार्ज हैं, याद होगा आपको, ये भी एक कूलम है, ये भी 1 कूलम, ये भी 1 कूलम, ये 1 मीटर, ठीक है। फोर्स क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r square, that is 9 into 10⁹, 1 coulomb over 1 meter square, that is 9 into 10⁹ न्यूटन। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये रिपल्शन की जगह अट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है जी। अब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर दो चार्जेस में रिपल्शन है तो अब एक चार्ज का साइन जो है चेंज कर दो, उसे पॉजिटिव से नेगेटिव कर दो, वो अट्रैक्शन हो जाएगी। वो कहता है चाहे दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड सेम सेपरेशन के बीच अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है जी। मतलब कोई भी रिपल्शन को अट्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अगर सिर्फ साइन चेंज किया जाता है तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन होगी, जो आउटवर्ड होगी वो इनवर्ड हो जाएगी। ये इसका दूसरा सिग्निफिकेंस है। और तीसरा सिग्निफिकेंस इसका ये है, मैं ऊपर लिख देता हूं या यहां लिख देता हूं, कहीं भी लिख दो। तीसरा सिग्निफिकेंस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तीसरा सिग्निफिकेंस ओरल है कि अगर Q1 एंड Q2 में मैग्नीट्यूड डिफरेंस बहुत बड़ा है, मैग्नीट्यूड डिफरेंस बहुत बड़ा है, जैसे ये 1 कूलम है, ये 100 कूलम है, मैं यहां लिख देता हूं ना, ये 1 कूलम है और 100 कूलम है, तब भी बेटा यहां फोर्स 9 into 10⁹, 1 कूलम into 100 over r square, ठीक है जी। जो भी फोर्स ये इस पर डालेगा उतनी ही फोर्स ये उस पर डालेगा, यानी कि दोबारा बोल देता हूं, तीसरा सिग्निफिकेंस ये है कि वेदर टू चार्जेस आर क्वाइट डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, वेदर charges are different in magnitude, they still exert equal force। बात मेरी समझ रहे बेटा, यानी कि इसमें 3 सिग्निफिकेंस आते हैं। पहली बात, ये न्यूटन्स लॉ फॉलो करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो भी फोर्स है उस पर डालेगा वही उस पर डालेगा, वो मैग्नीट्यूड में सेम होगी, डायरेक्शन में ऑपोजिट होगी। दूसरी बात, चाहे वो सिस्टम एक अट्रैक्शन पैदा करे, है ना, चाहे वो रिपल्शन पैदा करे, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड एंड सेपरेशन सेम रहती है तो जितनी अट्रैक्शन है उतनी ही रिपल्शन होगी। अब ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर मैं इसको पॉजिटिव कर दूं तो यही दोनों फोर्सेस, फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये आउटवर्ड हो जाएंगी, ये दोनों फोर्सेस आउटवर्ड हो जाएंगी, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि अगर सिर्फ साइन चेंज करने से अट्रैक्शन रिपल्शन में कन्वर्ट होती है ना, तो उसमें मैग्नीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तीसरा केस है कि अगर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो, दूसरे का बहुत बड़ा हो, एक का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो दूसरे का बहुत बड़ा हो, दे स्टिल एक्सर्ट इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन ईच अदर। ये 3 सिग्निफिकेंस है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के, ठीक है बेटा। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूं कि इसकी कुछ और फॉर्मेशन है, साथ ही उसके सुपरपोजिशन और उसके न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।